हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला एंड दिस इज़ गौतम। और आज हम 11th और 12th मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। लास्ट में कुछ दिन में हमारा थोड़ा ब्रेक आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं। डोंट जस्ट, तो हमारा आज का कोट क्या है? डोंट जस्ट ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। मतलब क्या है इसका कि आपको अपने किसी भी दिन को इस चीज़ से नहीं जज करना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ उस दिन या आपको क्या रिजल्ट मिला, बल्कि इस चीज़ से जज करना है कि आपने कितनी मेहनत करी है उस दिन, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कितनी मेहनत करें। आप उस पर देखें कि आपने दिन में आज कितनी मेहनत करी, ना कि आपको आपकी मेहनत का क्या रिज़ल्ट मिले, ठीक है। रिज़ल्ट आना नहीं आना किस्मत के हाथ में है और किसी और दूसरी चीज़ों के हाथ में है, पर आपका काम मेहनत करने का है, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए। आगे देखते हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि न्यू दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल एंड बिरनीहाट इन मेघालय इज़ टॉप द लिस्ट ऑफ सिटीज़। तो बहुत हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हर जगह पे इस न्यूज़ को कवर किया गया है कि दिल्ली जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल आई गई है। और एनजमीना जो इसके बाद सेकंड है, इसके बाद ढाका है। एनजमीना जो है ये आपकी चढ़ में पड़ती है, और कि निहासा है, फिर इस्लामाबाद है, ठीक है। टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में चढ़ आता है, फिर बांग्लादेश आता है, फिर पाकिस्तान, और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और 5th नंबर पे इंडिया भी आता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा है, और ये इसे पब्लिश कौन करता है? एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर करके, वो इसे पब्लिश करती है। तो CUET के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CUET के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। तो ये सब डेटा आपको याद रहना चाहिए। और बाकी क्या चीज़ें हैं कि जो टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे बिरनीहाट है मेघालय में, दिल्ली है आपका, और जो आपका बुलंदपुर है, ये सब जो है यहाँ पे 13 सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया में ही हैं, ठीक है। और इसके बाद 3 या 4 पाकिस्तान में है टॉप 20 के अंदर में से, तो 17 तो यही हो गए, और एक चाइना में है, ठीक है, और एक कजाकिस्तान में है। तो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ है इंडिया के अंदर। और PM2.5 जो है उसका एवरेज जो है इंडिया के अंदर 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब मिला है, जो कि WHO की रिकमेंडेशन जो कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन जो इंडिया में, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय ऑलमोस्ट 5 years एंड ओनली 17% ऑफ द सिटीज़ वर्ल्ड वाइड मीट द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया जो है हॉटस्पॉट देखे गए हैं पॉल्यूशन के। और इसी से रिलेटेड और जो डेटा है, जैसे बिरनीहाट मेघालय को बताया गया कि दिस इज़ दी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद फिर दिल्ली है, फिर करनगादा कजाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में है, फिर फरीदाबाद है इंडिया में, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इसके साथ ही रीजन्स कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, इन सब रीजन्स को साथ में इंक्लूड किया गया है। तो मेन चैलेंजेस कौन से हैं पॉल्यूशन के? हमारा व्हीकल एमिशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है एक और चैलेंज है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, और फिर बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू भी एक फैक्टर है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ जो हैं दिल्ली जैसे, यहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है, ठीक है। फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ, जिससे जो है एयर क्वालिटी और ज़्यादा डिटीरियोरेट होती है। इंडस्ट्रियल एमिशन जो है, जो साल भर चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ साल भर चलती रहती हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पोल्यूशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, इंडिया इज़ द मोस्ट मॉनिटर्ड कंट्री, सॉरी। जो सारे रीजन्स में इंडिया को सबसे ज़्यादा मॉनिटर किया गया है, और 371 सिटीज़ का डेटा लिया गया था, और जिसमें से 11 सिटीज़ जो हैं, 11 कंट्रीज और सिटीज़, 11 कंट्रीज जो हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में है, ठीक है। तो इसके हालांकि इंडिया में डिक्लाइन देखा गया है PM2.5 कंसनट्रेशन का, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा है कि जो कि 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो कि पहले 54.4 माइक्रोग्राम था 2023 के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेनली आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ में ये 13 सिटीज़ इंडिया की हैं, और बिरनीहाट सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, ये इंडिया से है, मेघालय में है, ये आपको याद रखना है। सेकंड दिल्ली है, और दिल्ली जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 13 सिटी, तो ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। इनमें से आपसे कुछ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल भी आया था एक्सप्रेस में,
तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा वो ओपिनियन बेस्ड चीज़ें देखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्डिंग कंपैशन इनटू हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, ये कैलाश सत्यार्थी जी का आर्टिकल है जो कि नोबेल ओरिएंट है, जो आपको मालूम है कि ही गॉट ए नोबेल पीस प्राइज़, ही गॉट ए नोबेल प्राइज़ इन पीस। सो इनका लिखा हुआ आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं इसको। मे बी इसमें से कोई चीज़ उठा के, ऐसे पैराग्राफ उठा के आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, पर्टिकुलरली क्लैट एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये भी आर्टिकल आया था द हिंदू में, जहाँ पे बिज़नेस कंप्लायंस फ्रेमवर्क, बिज़नेस कंप्लायंस को फ्रेमवर्क को ओवरहॉलिंग की बात की गई थी। जो कि ये जो है ये एस मित्तल साहब जो हैं वाइस चेयरमैन है पंजाब इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो मेनली इन्होंने जो इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे जो है 2024 का, जो कि रिसर्च प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के द्वारा निकाला गया था, उस वहाँ से डेटा उठाया था और उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए थे। ठीक है, तो जैसे कि बिजनेस सर्वे करप्शन सर्वे 2024 के अकॉर्डिंग 66% ऑफ बिजनेसेस पेड ए ब्राइब, 66% बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी ब्राइब दी है, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है। और प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ब्राइबरी किन किन चीज़ों के लिए दी जाती है, यूजुअली परमिट लेने के लिए दी जाती है, कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए दी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी, लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी देने के लिए दी जाती है, और प्रॉपर्टी मैटर्स में दी जाती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद होना चाहिए और ये करप्शन सर्वे किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। ये में भी आपसे CUET एग्ज़ाम में ऐसे वन लाइनर की तरह पूछ लिया जाए। और बाकी थोड़े से रीजंस आप देख सकते हैं, जिनको ओपिनियन चाहिए तो वो आर्टिकल को पूरा देख सकते हैं। और जो है पार्लियामेंट में भी एक बिल पेश किया गया टू रिलेटेड टू सर्विस रिलेटेड टू फॉरेनर्स एंड इमिग्रेंट, और जो है न्यू इमिग्रेशन बिल भी है चल रहा है, जो कि रेगुलेशन लाने की बात कर रहा है। तो ये भी डेवलपिंग न्यूज़ है, ये न्यूज़ आगे भी आती रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोदी कॉल्स ऑन मॉरिशियन प्रेसिडेंट टू डिस्कस टाइज। तो प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं अभी मॉरिशस के विज़िट पे गए हुए हैं, तो आपको याद रखना कि वहाँ पे ही गॉट द हाईएस्ट ऑनर ऑफ मॉरिशस, विच इज़ द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको मिला है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड कहाँ से मिला है, मॉरिशस से मिला है, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, एंड दिस इज़ हिज 21st इंटरनेशनल ऑनर। ठीक है, तो ये 21st इंटरनेशनल ऑनर है प्रधानमंत्री जी का। और जो है प्रधानमंत्री जो है ही विल बी ऑल्सो बी द चीफ गेस्ट एट द मॉरिशस नेशनल डे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब डेटा जो है ये आपके CUET एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो होल स्टोरी जो है आपके में भी आपसे क्लैट एग्ज़ाम में या उससे रिलेटेड लॉ एग्ज़ाम में, ऐसे जनरल स्टडीज़ में, या आपसे इंग्लिश में भी पूछ ली जाए। ठीक है, तो थोड़ा आप देख सकते हैं इसको। और ये श्याम सरन जी जो है, क्योंकि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं मॉरिशस से, तो उनका भी एक आर्टिकल आया था, उन्होंने भी इंडिया मॉरिशस रिलेशन की बात की है। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया मॉरिशस के स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज़ की बात की है, जिसमें उन्होंने उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्या है कि जो 70% मॉरिशियन पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है, ये चीज़ उन्होंने डिस्कस करी है। और जो है टाइज़ जो हैं बहुत ही पुराने हैं। देखें तो पॉलिटिकल कंसेंसस भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और जो है कल्चरल लिंग्विस्टिक लिंक्स भी हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है 500 बिलियन से ऊपर आ गया था 2022-23 में के अंदर। और मॉरिशस को बिज़नेस गेटवे भी की तरह भी देखा जाता है, अफ्रीका के बिज़नेस गेटवे की तरह भी देखा जाता है। ठीक है, और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इंडिया का मॉरिशस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपनी को नो कंपनी या फिर हमको बोलना चाहिए नो कंपनी नो वन शुड पे सेम टैक्स ट्वाइस। ठीक है, तो कोई भी अगर मॉरिशस में काम कर रहा है तो उसको 2 बार टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया को भी एक बार टैक्स दे रहा है और फिर जाके मॉरिशस गवर्नमेंट को भी एक बार टैक्स दे रहा है। तो दोनों कंट्रीज़ अगर आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो जो भी कंपनीज हैं जो कि जिनके दोनों कंट्रीज़ में ऑफिस हैं या ट्रेड चलता है, तो वो एक ही गवर्नमेंट को अपना टैक्स दे के
वहाँ से निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फ़ायदा है। आप इसको देख सकते हैं जाके कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और क्या होता है, और डिटेल्स आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी डिस्कस किया था इन्होंने कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी मॉरिशस जो है, मॉरिशस और इंडिया का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है एक, जिसमें कि इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश आते हैं, वहाँ वो भी इस रीजन के अंदर जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है। तो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, इसको आप याद रखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। ठीक है, और डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी इंडिया मॉरिशस का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगलेगा आइलैंड जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, आप इसको जाके मैप में जाके आप इसको प्लीज़ देखना ज़रूर। ठीक है, और क्या है कि इंडिया ने जो है इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन का जो है एक्सेस जो है मॉरिशस को भी दे रखा है। और इंडिया ने एक कंप्लीट ओशनोग्राफिक सर्वे भी किया है मॉरिशस वाटर का। इसके अलावा जो है चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी इंडिया मॉरिशस जो है आपस साथ में काम करते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इस आर्टिकल में दी गई थी। ठीक है, तो आप आर्टिकल में जाके पूरा डिटेल में आप इन सबको देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि यू गो एंड रीड इट। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है कि अभी हमारा जो है, और जो है आपको ऑलरेडी मालूम है कि 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे था। ठीक है, इट वाज इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो काफ़ी आर्टिकल्स तब से न्यूज़ में आए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिकल जो कि प्रोबेबली क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है जेंडर गैप को हायर जुडिशरी में जो जेंडर गैप है उसको कम करने की बात की गई है। तो द राइटर इज़ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट सो हर लैंग्वेजेस एंड व्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो आई विल सजेस्ट कि दैट यू एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम और समथिंग लाइक दैट दे शुड रीड इट। ठीक है, तो इसमें कुछ ओपिनियंस जैसे कि उन्होंने दिए गए हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी हाई क्यों है, क्योंकि लो रिप्रेजेंटेशन है। जो शेयर है वुमेन जजेस का हाई कोर्ट के अंदर 14.27% ही है। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। और उसके अलावा काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ एक वुमेन जज है या कोई वुमेन जज है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 वुमेन जज हैं, और जिसमें से एक जो है रिटायर भी होने वाले हैं। अपॉइंटमेंट जो है यूजुअली डिलेड दिए जाते हैं। ठीक है ना, उन सबके अपॉइंटमेंट्स जो है काफ़ी डिलेड है। और सिर्फ एक वुमेन जो है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है अभी। और सिस्टमिक इनइक्वालिटी जो है वहाँ पे उनको देखने को मिलती है कि भाई जो है आर्टिकल में ये लिखा ऐसा बोला गया है कि डीप रूटेड इनइक्वालिटी जो है उसकी वजह से वुमेंस जो है काफ़ी ऊपर की पोजीशन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और जहाँ पे वुमेंस कैंडिडेट्स जो हैं उनको ज़्यादा स्क्रूटनी से निकल के जाना पड़ता है। कोलिजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और अदर एग्ज़ाम कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, आप इसको ज़रूर देखेंगे जिसके थ्रू जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो इसको ओपेक और बायस्ड बताया है, और ओपेकनेस की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी कम है, जिसकी वजह से प्रिडोमिनेंटली जो है मेल्स जो हैं वो कोलिजियम सिस्टम में है। ठीक है, और सोसाइटल बायस भी जो है वहाँ पे जाके देखने को मिलता है कि वुमेन्स आर सीन इन्फीरियर विद इन द लीगल प्रोफेशन। तो ये सब आइडियाज़ की वजह से सब देखा जाए, ऐसा आर्टिकल में कहना है कि इन सब चीज़ों की वजह से वुमेन्स जो हैं जुडिशरी में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो उन्होंने कुछ जो सजेशंस दिए गए हैं, तो ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस बनाने की बात की गई है, जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात की गई है, और वुमेन के अपॉइंटमेंट को नॉर्मलाइज़ करने की बात की गई है कि भाई इसको एक्सेप्शन की तरह ना देखा जाए, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। तो ये सब ओपिनियन है इनके, आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं जाके। सो इट कैन बी ए गुड रीड फॉर यू। ठीक है, आगे देखते हैं। तो माइल्स टू गो जो कि मणिपुर वाला हमारा इशू जो चल रहा है ऑलरेडी, उसको लेके हिंदू में आर्टिकल आया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ऑलरेडी, इसकी वजह से जो है काफ़ी नई चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं और नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जा रही है।
और देर आर एफर्ट टू रिस्टोर दी ऑर्डर, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एफर्ट लगाए जा रहे हैं ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, जिसमें काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। जैसे कि जो वेपन्स रिकवरी प्रोग्राम था उनका, उसमें वेपन्स जो हैं काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में ही रिकवर कर पाए हैं। वायलेंस और रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अभी वहाँ पे जैसे जो है एक रोड को ब्लॉक किया गया था, और कोकीज़ो कम्युनिटी की कुछ डिमांड्स हैं जो कि वो जिस डिमांड पे वो अड़े हुए हैं, तो ये सब हर्डल्स जो हैं गवर्नमेंट फेस कर रही हैं। इनकी वजह से लोकल एथनिक ग्रुप में वायलेंस का हमेशा रिस्क बने रहता है। इनके रिकमेंडेशंस कुछ दिए गए हैं, जैसे कि कंटिन्यूस डायलॉग किया जाए और फर्म एक्शन लिया जाए। जो वेपन्स रिकवरी है उसको और इंटेंसीफाई किया जाए स्टेट अथॉरिटी के साथ मिलके, और हाई लेवल पे इंटरवेंशन किया जाए। और वहाँ पे जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, वहाँ पे अगर उसको एड्रेस किया जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है। इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब वहाँ पे जो है नई जॉब्स क्रिएट किए जाए, नई इंडस्ट्री लगाई जाए, जिसकी वजह से अगर लोग जॉब के अंदर जाएंगे तो अपने आप ही ये सब टेंशन जो है कम होने लगेंगी। तो ये जो है मोस्टली जो क्रक्स है इस आर्टिकल का। बाकी अच्छा आर्टिकल है, आप जाके देख सकते हैं, न्यूज़पेपर ने अपना ओपिनियन दिया है इसमें। तो एक टॉप इंटेलिजेंस मीटिंग जो है इंडिया में होने वाली है इस वीकेंड के ऊपर, मार्च 16 को होगी, जिसे कि हेड कौन करेंगे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। मीटिंग का पर्पज़ क्या है, टू एनहेंस द इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम्स। ये मेन पर्पज़ है इस मीटिंग का। यहाँ पे कौन आने वाले हैं, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार्ड यहाँ पे आने वाले हैं, कनेडियन स्पाई चीफ डैनियल रॉजर्स यहाँ पे आने वाले हैं, ब्रिटेन्स MI6 बॉस रिचर्ड मोर यहाँ पे आने वाले हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड और अदर फ्रेंडली कंट्रीज जो है वहाँ सब यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप इसको नज़र में रखेंगे, आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। फर्स्ट कौन है, यूक्रेन वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, क्योंकि वहाँ पे वॉर हो रही है और यूक्रेन हैज़ टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ वेपनरीज। और इंडिया स्टिल उसके बाद भी सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड आर्म्स इंपोर्टर है। किसके डेटा के अकॉर्डिंग, सिपरी के डेटा के अकॉर्डिंग। और सिपरी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस सिपरी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में CUET जैसे एग्ज़ाम में इस चीज़ आपसे पूछ ली जाए। और इंडिया स्पेसिफिक डेटा क्या है कि इंडिया इज़ द मेजर डेस्टिनेशन फॉर, तो ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट का चीज़ देख लेते हैं पहले कि ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट के बारे में क्या बोलते हैं। यूक्रेन के बारे में बताते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर एंड, और जो है ऑलमोस्ट जो है इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा देखा गया था, जो कि वर्ल्ड का 0.21% आर्म्स इम्पोर्ट करता था, अभी लगभग 8.8% आर्म्स इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जो है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है ऑलरेडी, पहले भी था। चाइना जो है टॉप 10 की इम्पोर्टर की लिस्ट में से निकल गया है, इट इज़ आउट ऑफ द टॉप 10 आर्म्स इम्पोर्टर लिस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई है। पाकिस्तान में भी इंक्रीज़ देखा गया है, और मेजर जो है चाइना जो है वहाँ का मेजर सप्लायर बन गया है। यूरोप में भी और आर्म्स इंपोर्ट बढ़ा है, 155% तक इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यूक्रेन वॉर का वहाँ पे भी असर देखा गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट जो है उसका शेयर जो है बढ़ गया है, वो भी 43% जो है वर्ल्ड का आर्म्स जो है एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, 9.6% शेयर है इसका वर्ल्ड वाइड। रशिया जो है रशिया से आगे निकल गया है, रशिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट बिजनेस है वो डिक्रीज़ कर गया है 64%, क्योंकि इट इज़ इन्वॉल्व इन वॉर विद यूक्रेन। और इटली जो है 6th पोजीशन पे आ गया है। इंडिया स्पेसिफिक डेटा देखेंगे तो इंडिया इज़ ए मेजर डेस्टिनेशन फॉर बोथ रशियन एंड फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट। रशिया और फ्रेंच से ज़्यादा इंडिया आर्म्स इंपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो है रशियन आर्म्स का जो है नंबर इंडियन मिलिट्री में घट रहा है। इसके साथ ही इंडिया ने जो है मेजर डील कर रखी है फ्रांस के साथ, किसके लिए,
राफेल जेट्स के लिए और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था इसके अंदर। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर न्यूज़ थी जो कि देखी गई है, जैसे कि माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, इट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज 58 टाइगर रिजर्व। स्टेट का जो है 9th टाइगर रिजर्व है ये। भारतीय एयरटेल जो है उसने जो है स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट किया है स्टारलिंक सैटेलाइट की इंटरनेट सर्विस को लेके। तो भारतीय एयरटेल के थ्रू स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इंडिया में प्रोवाइड की जाएंगी, और ये इंडिया के अंदर ऐसा पहला एग्रीमेंट है स्टारलिंक का। अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इसके करके एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके दिए हैं LCA तेजस के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 के लिए, जो कि HAL का बनाया हुआ है। तो ये कंपनी ने जो है अभी HAL को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बेचे हैं। ये आपसे वन लाइनर न्यूज़ ऐसे कहीं पूछी जा सकती है किसी एग्ज़ाम में। इसके अलावा क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी जो मोहाली में है और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में, इन दोनों ने मिलके एक इंक बनाई है जो कि काउंटरफिट करेंसी को कम करने के लिए बनाई है इन्होंने। और जो है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है उसने भी इसमें पार्ट लिया था। तो इंक की खास बात क्या है, ये इंक जो है बेसिकली डिफरेंट लाइट्स के अंदर ग्लो करती है, डिफरेंट फ्लोरोसेंट कैपेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, ये 4 तरीके की अलग अलग लाइट्स में ये जो है ग्लो करती है। तो ये इसकी खास बात है। तो इसके लिए वजह से इसको काउंटरफिट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मार्क हेनरी जो है, जो कि ही इज़ ए फॉर्मर सेंट्रल बैंकर, ही इज़ गोइंग टू बिकम द कैनेडाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये मार्क हेनरी जो है अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। आप इनका नाम याद रखेंगे। इट इज़ वेरी हाईली लाइकली टू बी आस्क्ड इन करंट अफेयर इन एनी एग्ज़ाम। ओके, तो ये थे अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो के लिए कमेंट करें कि इसमें क्या कमी है और अगर कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है प्लीज़ आप सजेस्ट करें, and we will probably work upon that. So thank you and have a good day.